अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 6 सितंबर का दिन है आज, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। एक दिन रह गया है 8 सितंबर में, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड प्रोटेस्ट करने जा रही है इमरान खान के रिलीज से मुतल्लिक। इस दिन को अथॉरिटीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है जितनी 8 फरवरी इलेक्शन के दिन को दी थी, क्योंकि उस दिन रिगिंग करनी थी और मैंडेट थीव्स जो है उनकी हुकूमत लानी थी। और उसके बाद जो है इतनी ही इंपॉर्टेंस 9 मई के दिन दी थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में इंतशार पसंद लोगों को ऐड करके इमरान खान को गिराना था, इमरान खान को जेल में डालना था और पीटीआई को डिसमेंटल करना था। वो सारे मामला हमने देखे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ के अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आर्मी से मुतल्लिक, गवर्नमेंट से मुतल्लिक और सिविलियन से मुतल्लिक। सबसे पहले जो कारसाज हादसा हुआ था, नताशा नाम की खातून ने लैंड क्रूज़र जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ा दी थी और उससे 2 जो है जिनकी डेथ हुई थी ऑन द स्पॉट। एक फादर थे और एक उनकी बेटी थी, तो वो जेल में चली गई थी। ड्रग अब्यूज़ जो है वो उनके ऊपर साबित हो गई थी, उनके ब्लड के अंदर जो है वो बैंड ड्रग्स मिली भी हैं, बट स्टिल ये सारा मामला जो है इस्लामिक लॉस के अकॉर्डिंग, दियत के अकॉर्डिंग सेटल हो गया है। एक नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाया जाएगा विक्टिम की फैमिली की तरफ से, जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि हमें नताशा इकबाल के रिलीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारा मामला अभी सेटल हुआ है। लेकिन बात यहीं आ जाती है कि यहाँ पर चीज़ विक्टिम की फैमिली की डेथ तक नहीं थी, यहाँ पर एक मिस्टेक की बात नहीं थी, यहाँ पे एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ था जिसको आपने अथॉरिटीज़ की बेस के ऊपर देखना है। कि अथॉरिटीज़ ये नहीं देखनी कि आपने अगर DUI किया है, अगर आप ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस हैं, तो आपने किसी को मारा है और जाके अगर वो कंपनसेशन हो जाती है, वो चीज़ सेटल हो जाती है, तो फिर ठीक है जी, आप फिर जो है वो फ्रीली वॉक अवे कर सकते हैं। नहीं, जब आप ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस हैं, जब आप ड्रग्स में या अल्कोहल या जिस भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रहे हैं, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसको विक्टिम की फैमिली सेटल नहीं कर सकती, इसको आप लॉ के जरिए सेटल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जी, ये खातून विल वॉक फ्री। तो पाकिस्तान में एक ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट सेट हो गई अब, कि पहले भी बहुत सी हैं, वैसे जाहिर जाफर को ले लें, आप शाहरुख जतोई को ले लें, और अब ये खातून भी आ गई हैं बीच में कि इफ़ यू आर रिच एंड इफ़ यू आर डूइंग ड्रग्स, आप ड्राइव कर सकते हैं। कोई बंदा मर भी गया तो थोड़े से पैसे दे के आप सेटल कर लें उस सारी चीज़ को। और अब बात कर लेते हैं द एलिफेंट इन द रूम की, इमरान खान, बल्कि द एलिफेंट इन पाकिस्तान होनी तो वैसे ये बात चाहिए कि सबसे ज़रूरी टॉपिक इकोनॉमी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों, बट यहाँ पर अभी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि एक अनहेल्दी ऑब्सेशन पाया जाता है अथॉरिटीज़ के अंदर इमरान खान को लेकर। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरामीम का केस चल रहा था, उसका फैसला सुना दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सी तरामीम के मामार मिस्टर नियाजी बानी PTI खुद हैं। तो इस लिहाज से जो है नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो तफसीली फैसला आया है वो 16 पेजेस पर मुश्तमिल है और उसको काजी फाइज ईसा साहब ने तहरीर किया है। ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिनको लेके PTI और इमरान खान जो है वो बहुत मेहनत समाजत कर चुके हैं कि सर, हमारे केसेस से जो है ना आप डिस्टेंस कर लें, आप हमारा कोई केस ना सुने, बट नोबडी लिसन्स। फैसले में लिखा गया है कि जी नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। परवेज़ मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज़ मुशर्रफ ने आला अदलिया के इन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इकदाम की तोसी नहीं की। अदालती फैसले में कहा गया है कि मौजूदा मुकदमे में तरामीम गैर आईनी होने से मुतल्लिक कायल नहीं हो सके। इन तरामीम में से बहुत सी तरामीम के मामार मिस्टर नियाजी इमरान खान साहब खुद थे। मिस्टर नियाजी ने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। मिस्टर नियाजी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में काबिल समात ही नहीं थी। अब एक जो हेट फैक्टर है, एक जो बाइस्ड फैक्टर है, वो इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं। अदालती फैसले में कहा है जी फर्दर के नैब फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरामीम बुनियादी हकूक से मुतसादिम कैसे हैं। मिस्टर नियाजी और वकील ख्वाजा हारिस तरामीम बुनियादी हकूक से मुतसादिम होने पर मुतमईन ना कर सके। अच्छा, इसमें जो इमरान खान का फ़ायदा और नीयत इनकी अच्छी नहीं थी, वो जो इसके अंदर सारी बात की गई है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट और फ़ायदा इमरान खान को ही होगा अगर इमरान खान इसको यूज़ करना चाहें नैब तरामीम को। लेकिन इमरान खान ने जब वो कोर्ट में पेश भी हुए थे सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉल के थ्रू, तो उनका यही कहना था कि मैं तो इससे फ़ायदा ले सकता हूँ लेकिन अवाम सफ़र करेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सारे केस को सुने और उसका जो है वो अच्छा सही डिसीजन दें। और दूसरी बात जो यहाँ पर सबसे ज़रूरी हो रही है वो ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में तमाम मामला हुए थे। मिस्टर नियाजी साहब जो है सारी चीज़ की ऑथर हैं, तो इसमें बाजवा साहब का फैक्टर आ जाता है। वो इस लिहाज से कि वो पार्लियामेंट्री बैक बेंचर रहे हैं और इमरान खान कह चुके हैं कि उनकी मीठी बातों में आकर और उनकी हर बात मैंने मानी है और उन्होंने मुझे बैक स्टैप कर दिया था। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स
जो इमरान खान ने बाजवा साहब की बातें सुन के हर चीज़ अपनी गवर्नमेंट में वो करते गए, उन्होंने नहीं देखा कि किसको किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, क्या मामला चलेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैक पर चली गई थी और अब उस का जो नुकसान है इमरान खान फर्स्ट हैंड सफ़र कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी जो है वो सफ़र करती नज़र आती है। तो एक तरफ ये मामला हो जाते हैं, 8 सितंबर के जो प्रोटेस्ट का मैंने अभी जिक्र किया है, उसको लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत सी जो है बातें चल रही हैं कि उसको किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की तरफ से कहा गया है कि एनओसी अगर ये कैंसिल करते हैं, अगर एनओसी नहीं भी मिलता तब भी एनओसी बनाऊंगा और ये प्रोटेस्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये बड़ी-बड़ी बातें हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप की बातें हैं और शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, इन सब के जो है हमने साइड इंटरेस्ट देखे हैं इनकी बातचीत के अंदर, इनकी एफर्ट्स के अंदर, इनकी एक्शंस के अंदर, कि किस लिहाज से इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस हद तक की सिंसेरिटी रखते हैं और अथॉरिटीज़ का इनके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। क्या ये सोल्ड आउट मटीरियल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है? क्योंकि शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक जो है रिपोर्ट किया गया है कुछ लोगों की तरफ से कि हम जब मरवत साहब को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इनका जो ग्रुप है वो हमें टारगेट करता है, हमें हरास करता है, हमें कॉल्स आती हैं, हमें थ्रेट कॉल्स आती हैं। तो ये मामला शेर अफजल मरवत की तरफ से चलाए जा रहे हैं। शानदाना गुलजार के स्लिप ऑफ टंग्स जो है हमने देखे हैं कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर जिंदा निकल आते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली शानदाना गुलजार और मरवत साहब की हमने प्रोविंशलिज्म, इमरान खान को लेके एक जो इनकी एक लाइन कैंपेन है, ऐसी बातचीत करना जो खान साहब करते ही नहीं है। और उसमें मरवत साहब की हमने देखी थी कि उनका कहना था कि इमरान खान ने मुझे फौरी तौर पर जो था वो गले लगा लिया जब उन्होंने मुझे जेल के अंदर देखा है, और अलीमा खान ने इस चीज़ को जो है वो डिनाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ मत बोलें। तो यही से अंदाजा कर लें कि ये लोग कितने सिंसेयर हैं और किस हद तक 8 सितंबर का जलसा होने जा रहा है। तो बात ये सारी करने का मेरा मकसद ये है कि अगर इस प्रोटेस्ट को आपने सक्सेसफुल बनाना है और इसके अगर जो मकासद हैं उनको पूरा करने में आपने कामयाब होना है, तो वो पब्लिक कर सकती है, सिर्फ वो पाकिस्तान की आवाम करेगी। अगर इमरान खान के आप वोटर सपोर्टर हैं और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, किसी भी लिहाज की सिविलियन जो टारगेटिंग चलती है ये रुके, तो वो आवाम कर सकती है। कोई मरवत साहब तो कोई अली अमीन गंडापुर फ्रंट पे आएंगे तो आप कोई काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो लीडरशिप है उसकी वीकनेस हमने जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर ऑब्जर्व की है, उसकी एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं। एक तरफ तो ये चीज़ हो जाती है, ये सिविलियन से और इमरान खान से मुतल्लिक है। अब थोड़ी बात करें मिलिट्री की, आर्मी की, तो उसमें सबसे पहले कल जो DGISPR है उनकी तरफ से स्पीच की गई और उसमें उनका बहुत सी उन्होंने बातें की, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हुई। 9 मई का उन्होंने जिक्र नहीं किया, साइबर क्राइम, डिजिटल टेररिज्म वगैरह जो है उसके अंदर ऐसा मेंशन नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो है जो चीज़ें मेंशन हुई थी उसमें एक चीज़ थी कि फ़ौज गैर सियासी है और इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है वो अगर सॉलिड एविडेंस मिलते हैं तो हो जाएगा। फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है वो हमने सॉलिड एविडेंस मिले हैं तो इसलिए शुरू किया है, हम एलिगेशंस की बेस के ऊपर सिर्फ ज़बानी कलामी मामलात को लेकर नहीं चलते हैं। फ़ौज का बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है तो हम उसको फॉलो करेंगे, बट सॉलिड एविडेंस जो है वो मेन चीज़ है। तो इमरान खान के बारे में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी इनका जो है वो कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं घसीटा जाएगा। उनका यही कहना था कि एविडेंस मिल गया तो सर जी हमने इनको उठा लेना है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि जी ए पॉलिटिकल है फ़ौज का किसी भी लिहाज से कोई सियासी किरदार नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात है। फ़ौज का काम जो है वो सिक्योरिटी के मामला और पाकिस्तान को सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह की आपकी रीजनल प्लेसमेंट है, जिस तरह की आपकी जियो स्ट्रेटेजिकल प्लेसमेंट है, तो उस लिहाज से आर्मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। एक तो आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है जिसमें जो नादरा चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब, उनको उनकी पोजीशन से जो है वो हटा दिया गया है। तो बेसिस इसकी ये बनी है कि इनके खिलाफ एक जो है सिटीज़न की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी जिनका नाम आसबा कामरान है। उनकी जो लीगैलिटी है कि किस बेस के ऊपर इनकी तकर्री हुई है, किस बेस के ऊपर आपने इस बंदे को नाजरा में अपॉइंट किया है, तो वो ये सारा मामला चलता है। और इनकी फिर जो चेयरमैनशिप थी उसको इनवैलिड करार दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, एंड इज बीन लाइक ही सेंट होम, अब वो घर चले गए। बात यहाँ पर जो मेंशन करने की है वो ये है कि 2.7 मिलियन पाकिस्तानी सिटीजन्स का जो डाटा है वो पिछले 5 साल में लीक हुआ। वहाँ से जो है दुबई गया, रोमानिया गया और इस तरीके से मामला चलते हैं। ये बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दिस इज़ द प्राइवेसी ब्रीच ऑफ 2.7 मिलियन पीपल। ऑलमोस्ट 3 मिलियन पाकिस्तानियों का डाटा कहाँ गया, उनके साथ क्या हुआ, क्या मामला चल रहे हैं,
नोबडी नोज इस डाटा में आपके ब्लड ग्रुप, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एक एक चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ चली, लेकिन जब इसके बारे में रिपोर्टिंग होती है, इस चीज़ को स्क्रूटनाइज किया जाता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर के साथ ये हुआ कि इस गवर्नमेंट की तरफ से, इस पीडीएम की हुकूमत की तरफ से इनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी नादरा की पोजीशन के ऊपर। सही है, तो ये मामला चले, ये बेसिस लाहौर हाई कोर्ट में इनकी पोजीशन को इनवैलिड करार देने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इस केस के ऊपर इनकी कोई स्क्रूटनी नहीं हो रही है, इस चीज के ऊपर इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की गई, इनसे क्वेश्चन नहीं किया गया कि सर बताएं 3 मिलियन लोगों का डाटा कहाँ गया, आप थे चेयरमैन जब ये मामला चले हैं। तो बहरहाल इनको इनवैलिड करार दिया है, इनकी पोजीशन को, वो अब चेयरमैन नहीं रहे हैं। नेक्स्ट कोई लेफ्टिनेंट जनरल ही आएंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी तरफ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने बहुत खुद को पॉलिटिकली इन्वॉल्व रखा है, सियासी मामलात में ही वो रहे हैं, उनके भाई इकबाल जावेद बाजवा को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जी PIM में वो थे, उनको इसलिए हटाया है क्योंकि वो इंटर पास नहीं है, उनकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो फेक हैं। सही, ये कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी की जो डिग्री को चेक कर रहे हैं बैठ के, जो 80s 90s में ली थी, और वो भी टेक्निकलिटी के बेस के ऊपर के रोल नंबर में मसला आ रहा है, और उसको भी अब कहा गया है कि इस चीज़ को आप छोड़ दें क्योंकि उनकी डिग्री वैलिड ही है, तो वो इस साइड पे नहीं आते। ज़रा इन लोगों की भी डिग्रीज चेक करें ना, कितनी फेक डिग्रीज निकलेंगी। DGISPR की तरफ से जो अभी तकरीर हुई है कल, उसमें कहा गया है कि जो फौज है वो ए पॉलिटिकल है, वो सियासी नहीं है, किसी भी लिहाज से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कौमी मामलात में। बिल्कुल ठीक हो गया। अब लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सट्टी साहब को FPSC का चेयरमैन मुकर्रर किया है, ये कल की खबर है, सिविलियन पोस्ट थी ये। उसके बाद जो अभी नादरा की एक पोस्ट थी वो तो लेफ्टिनेंट ये जनरल साहब मुनीर अफसर की ले ली गई है, उसकी बेसिस मैंने आपको बता दी है कि क्या होनी चाहिए थी लेकिन क्या बनाई गई हैं। उसके बाद जो करंट PTA चेयरमैन है वो है जी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब। PTA एक जो है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा है पाकिस्तान का, क्योंकि कॉन्स्टेंटली यहाँ पर प्राइवेसी ब्रीच की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, बहुत से यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत से ऐसे डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं जिसको लेकर पाकिस्तान की आवाम रिएक्ट करती है, पाकिस्तान की आवाम अपने राइट्स को लेकर PTA के सामने जो है वो रो रही होती है। तो बहरहाल इसके भी जो चेयरमैन है वो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब है। डॉन का एक आर्टिकल है जिसमें हेडिंग है कि जी 1027 सिविलियन पोस्ट के ऊपर जो है सर्विसमैन वो अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। सिविलियंस की पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर जो है वो आर्म्ड ऑफिशियल्स या रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद रहते हैं। ये कंप्लीट आर्टिकल है, आई कैन इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा सकती हूँ, आप इसको डिटेल से पढ़ें, यहाँ पर चीज़ें मेंशन है। ये 2023 का है, बट द थिंग टू मेंशन इज कि कितनी चीज़ें अभी तक बदल गई हैं। अभी कल की खबर है कि FPSC में एक जो है वो जनरल साहब वो अपॉइंट हो जाते हैं चेयरमैन के तौर पर। PTA के ऊपर भी यही मामलात हैं। उसके बाद नादरा के अभी निकाले जाते हैं, और मोहसिन नकवी को अगर आप देखें तो वो 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। एक वो PCB चेयरमैन है, दूसरी तरफ वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और राना सनाउल्लाह के अल्फाज में, PMLN हुकूमत के अल्फाज में कहा जाता है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के जो है ताकतवर तरीन लोगों में से हैं, कि वो अगर चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ तो मैं बन सकता हूँ। रीजंस क्या बताए जाते हैं, वो ये हैं कि इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो है वो फैमिली टर्म्स है। ये पाकिस्तान में बड़ी हमेशा की स्टोरीज हैं कि फैमिली प्रेफर की जाती है या इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है अपनी फैमिली का। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरफ से जो चीज़ें मेंशन की गई थी उसमें उनका कहना था कि 200 मिलियन USD जो है वो 161 रिटायर्ड ऑफिशियल्स के ऊपर, जो कि मुल्क से बाहर सेटल्ड हैं, उनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। ये 50 से 60 बिलियन रुपीज़ बनते हैं अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करें, यानी कि रफली 35 करोड़ एक बंदे के ऊपर खर्च हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिसको मेरा ख्याल है जिसका जिक्र जब जनरल आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि हम अपने इदारे के अंदर भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जब DGISPR कहते हैं कि हम अपने इदारे के अंदर भी जो है बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये सारे मामला चला रहे हैं, तो शायद दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि वो इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। वैसे तो ये 2024 की बातचीत है जो वो कर रहे हैं, बट ये इतनी डीप रूटेड इश्यूज़ हैं, ये इतने डीप रूटेड मसाइल हैं कि ये 1-2 साल में सही शायद नहीं हो सकते। तो इसको लेके आई होप हमारे जो इदारे हैं वो काम कर रहे होंगे। जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने 6 सितंबर से मुतल्लिक तकरीर करते हुए आज कहा है
کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور ففتھ جنریشن جو وار ہے وہ روایتی دہشت گردی کے برعکس زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے، لیکن جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ففتھ جنریشن وارفیئر کا مسئلہ تو پوری دنیا میں موجود ہے، اور ڈیجیٹل دہشت گردی جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے مینشن نہیں کی گئی تھی وہ آج چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے مینشن کر دی گئی ہے۔ لوگ بہت زیادہ ووکل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اسکروٹنائز کرتے ہیں تمام پالیسیز کو جو گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے پاکستان میں کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ٹویٹر کا استعمال ہوتا ہے، ٹویٹر بین ہے پاکستان میں۔ اور دوسری طرف جو روایتی دہشت گردی ہے اس کو لے کے بھی اس وقت آپ کے کے پی کے اور بلوچستان کے حالات بالکل اینڈ گیم میں پہنچے ہیں، حالات ورس ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔